नमस्कार डॉक्टर स्पीक के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से हम दोनों, मैं असीम मिश्रा और मेरे साथ शुभेंदु। नमस्कार। बढ़िया। और शुभेंदु, जब हम इस प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं, हमारा मकसद ही होता है कि देखिए इस प्रोग्राम को जरिए जो भी डाउट्स हैं लोगों के मन में कोरोना को लेकर, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इस मंच के जरिए, डीडी न्यूज के जरिए हम लगातार पिछले साल भी और इस साल भी लगातार आपके सामने आ रहे हैं, ताकि आपके मन में कोरोना को लेकर, कोविड को लेकर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप जरूर उन सवालों को, उन डाउट्स को सामने लाइए। हमारे साथ बहुत ही विशेषज्ञ मेहमान जो डॉक्टर्स हैं वो इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं और आपके तमाम डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। शुभेंदु। Absolutely, Asim. And often colleagues ask, why do we take up similar questions again and again on COVID-19, the pandemic and vaccination? The point is to also fight misinformation. For as long as right information, correct, verified information is able to reach people, we can all stay safe and protect our loved ones. Welcome to this brand new edition of Dr. Speak. Let me quickly introduce you to the medical experts joining us. You of course know in the next 1 hour you can call us and post your questions on Facebook. We have with us Dr. Prasoon Chatterjee, Additional Professor, Department of Geriatric Medicine, All India Institute of Medical Sciences. Dr. Neeru Agarwal, Director and Head, Department of Nephrology, Max Hospital, and Dr. K.K. Gupta, Medical Superintendent and Professor, Department of Medicine, Sir Sundar Lal Hospital, BHU. Good afternoon and welcome to all our medical experts. Okay. शुरुआत लेडीज फर्स्ट, मैम डॉक्टर नीरू अग्रवाल आपसे करना चाहूंगा। और चूंकि आप नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, खासकर जो कोविड पॉजिटिव भी हुए थे, उन्हीं से सवाल की शुरुआत करना चाहूंगा आपसे। उन लोगों के लिए, उन पेशेंट्स के लिए आप क्या कुछ राय, मशविरा, सलाह देना चाहेंगे कि अब जबकि वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, अब वो पोस्ट कोविड में है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? अगर होती हैं तो, या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं तो किस तरह के प्रिकॉशंस उन्हें लेने की जरूरत है? डॉक्टर नीरू। जो भी सीनियर इंडिया में डायबिटीज, किसी को कैंसर है, किसी को किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, तो इन सब में ऑलरेडी किडनी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है। और अदरवाइज ऑल्सो ऑल द फंक्शन हम गेट करते हैं, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है स्लो होता जाता है और हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम से हमारी इंफेक्शन को कैच करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और साथ ही हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है वो रिलेटिवली स्लो हो जाती है। तो इस वजह से जो है हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन कि जो हमारे बिहेवियर हमारे लिए डिफाइन हुआ है। Right. Dr. Neeru Agarwal, we'll just check your audio once again. We weren't able to hear you very clearly. Dr. Prasoon Chatterjee, if you can come to you. You represent the Department of Geriatric Medicine, sir. For senior citizens, we've all been concerned. We've seen in the vaccination process also, they were rightfully given priority. How challenging time have they all faced? And now that unlocking phase is here, once again, we will go out for work, to meet our loved ones. What kind of precautions should the senior citizens in particular follow? I'd first tell everyone that I have suffered twice COVID, despite I was fully vaccinated twice with a good amount of titer. तो मेरा तो सबको मैसेज ये है कि आप वैक्सीन ले चुके हो, आपको कोविड हो चुका है, फिर भी आपको प्रॉपर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल वैक्सीन है, उसको आपको फॉलो करते रहना है। मास्क पहनिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, बार बार हाथ को सैनिटाइज करते रहिए। These things, no one of us are immune even if you are fully vaccinated. ये हमें सबसे पहले जानना है। लेकिन साथ में ये भी सही है कि हमने अगर वैक्सीन लिया है तो I suffered a lot, but still I will say I survived probably because I was vaccinated. अगर वैक्सीन नहीं होता तो शायद मैं सर्वाइव ही नहीं करता। तो दैट इज वन मैसेज, सबको वैक्सीन लेना है, लेकिन सबको हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मे बी नेक्स्ट 1 year 2 years वी डोंट नो, बट अभी टाइम के लिए तो मैं बोलूंगा आपको प्रोटेक्ट करना है। बट दैट शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट योर लाइफ। आई एम ए डॉक्टर इन एम्स, सो मुझे हॉस्पिटल जाना है। आप सीनियर सिटीजन भी हो, फिर भी आपका लाइफ में कुछ दिनचर्या में कुछ चीजें हैं, आपको सोशली कनेक्ट होना है, क्योंकि सीनियर सिटीजन में बहुत
हाई प्रिवेलेंस ऑफ सोशल आइसोलेशन हो रहा है, लोनलीनेस हो रहा है, then it will precipitate depression, and in long run, because I am a geriatrician, I see lot of patient of dementia, जो कि dementia pandemic will be probably next pandemic in this decade for elderly people. So आपको totally isolate होने से नहीं चलेगा, आपको दोस्त फैमिली मेंबर के साथ कनेक्ट रहना है, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहिए, एंड जो भी मॉर्बिडिटी आपको है, चाहे हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, चाहे किडनी प्रॉब्लम हो, चाहे घुटनों का प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करिए, चाहे टेली हेल्थ के थ्रू, चाहे डायरेक्ट जाके। सो एंड धीरे धीरे सिचुएशन बेहतर हो रहा है, आप पार्क में भी जा सकते हैं, जब तक पार्क में नहीं जाते तब तक आप घर में कम से कम एक्सरसाइज करिए, खान पान में ध्यान रखिए। हम अभी तक हम लोग जिंदा है, मतलब हमने बहुत आई विल से वी हैव फॉट अ लॉट, हमने युद्ध में बहुत ज्यादा हमने जीत ही गए ऑलमोस्ट, ये हमें सोचना है। थोड़ी दिन और बाकी है, हमें वैक्सीनेशन रेट रैपिडली करना है, जो सरकार की तरफ से भी जारी है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, एनजीओ सेक्टर, एवरीबॉडी हैज टू कम टुगेदर, कम ऑन बोर्ड, एंड दे हैव टू वैक्सीनेट पीपल। सो तब तक हमें घर में ही जितना ज्यादा आप रह सकते रहिए, बट डोंट डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी। थैंक यू। डॉक्टर गुप्ता, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा, और हमारा जो फोकस आज का वो रहेगा जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन पे, और फिर जनरल सवाल भी हम लेंगे। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, चूंकि अगर सीनियर सिटीजन की बात की जाए, वो आजकल घरों में हैं पिछले कई महीनों से, जब से ये कोरोना वायरस का एक आतंक फैला है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट हैं, उनके बहुत सारे सवाल आते रहते हैं फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, फोन लाइन्स पे, कि क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं अगर मान लीजिए किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई हैं। क्या ऐसे लोग इस स्टेज में आकर उनके मन में एक डाउट होता है क्या हम वैक्सीन लें, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ट्रांसप्लांट अगर हुआ है तो इम्यूनिटी लो है उनकी, और ऐसी सिचुएशन में हमें ये देखना है कि कोई ऐसी दवा, जैसे मान लीजिए किसी को स्टेरॉइड चल रहा है, तो दे हैव टू टेक द ओपिनियन ऑफ द ट्रांसप्लांट सर्जन, एंड दे हैव टू स्टॉप फॉर ए वाइल आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन। पहली बात तो वैक्सीन सबको लेनी है, और जो उनको इम्यून मॉड्यूलेशन के लिए जो दवा चल रही है उनको 2 हफ्ते तक उनको रोकना चाहिए, ये मेरा मानना है, और उसके बाद वो फिर से रिकंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें एक उचित सलाह लेना जरूर होगा। जैसे मैंने अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है और मैंने अपने पेशेंट को वैक्सीन लगवानी है, तो मैं उसकी जो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी दवाएं जो चल रही हैं, या तो उनको हम 2 हफ्ते के लिए रोकेंगे और फिर उसके बाद उसको फिर से स्टार्ट कर देंगे। मीनवाइल 15 दिन के दौरान में उसकी इम्यूनिटी जो है वो बिल्टअप होनी शुरू हो जाएगी। Right, and sir, there's a caller who's waiting for us from Delhi. Satish Arora is on the phone line. Satish, welcome to the program. सर, ऐसा है, 16 अप्रैल को और दूसरी 20 मई को कोवैक्सीन लगवाई थी। जी। उस वक्त मुझे कुछ नहीं टेम्परेचर हुआ, लेकिन पिछले 2 दिन से ज्यादा एक तो मुझे टेम्परेचर हो रहा है और मेरा शरीर बहुत ज्यादा टूट रहा है, और जहाँ इंजेक्शन लगा था वहाँ पे पेन है, करीब 28 दिन के बाद, जी। दूसरी डोज के बाद। Dr. Gupta, would you like to take that? Yeah. The question is about the person's got both the doses of कोवैक्सीन, दोनों डोज मिल चुकी हैं, पर स्वेलिंग जहाँ पे इंजेक्शन लगाया है वहाँ पे स्वेलिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या उपाय है इसका? देखिए, यहाँ मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2 डोज वैक्सीन का लगा और जिस जगह स्वेलिंग है, तो मैं यहाँ पहले जानना चाहूंगा कि उनका प्लेटलेट काउंट कितना था, वहाँ पे कोई ब्लड कलेक्शन तो नहीं हो गया। अगर हुआ भी है प्लेटलेट काउंट लो होने की वजह से, क्योंकि कोई भी अगर पेशेंट है जिसको कि प्लेटलेट डाउन है और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा दिए गए हैं, तो माइनर ब्लीडिंग हो सकती है और वो ब्लीडिंग पेन कर सकती है। तो इस अवस्था में हमें कुछ नहीं करना है, और हल्की सी जो है आप सिकाई कर लें, मलें बिल्कुल भी नहीं, और अपना प्लेटलेट काउंट दिखवा लें सीबीसी करा करके, और ताकि हम उचित कार्रवाई कर सकें आगे। फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल मालिश नहीं करनी है वहाँ पे, उसको आप ऐसे ही छोड़ दें, धीरे धीरे करके आप वो अपने आप ठीक हो जाएगा। एक पेन किलर के तौर पे भी आपको पैरासीटामोल के अलावा और कुछ नहीं लेना चाहिए। ओके, कुछ सोशल मीडिया के जरिए भी सवाल आ रहे हैं। डॉक्टर चटर्जी, ये सवाल आपके सामने मैं रखना चाहूँगा,
और सवाल है कि इज देयर एनी वैक्सीन, जो कि ये प्रेग्नेंट वुमेन को लेकर बहुत सारी डिबेट्स अभी भी चल रही हैं कि क्या उन्हें वैक्सीन की डोज लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। जय कुमार जी, इनका सवाल है कि इज देयर एनी वैक्सीन इज रेडी इन एनी कंट्री फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स बिकॉज देयर आर डिमांड्स रेज्ड बाय हेल्थ प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड वैक्सीन टू प्रेग्नेंट वुमेन। डॉक्टर चटर्जी। देखिए, I think gynecologist needs to on board for that. But Okay. मैं ये suggest करूँगा, pregnancy is again a immune suppression condition. So definitely we need vaccine for them also because they are definitely at high risk. And once a pregnant mother is at high risk, उनका बेटे का भी चांस रहेगा, उनको मतलब बेटा या बेटी जो भी उनके पास है अंदर है, उनको भी रिस्क रहेगा. So definitely pregnant mother needs to get vaccine. Right. Dr. Neeru Agarwal, there's an interesting question that has come on Facebook. It's Ajay Kumar is asking, after vaccination, do we need to isolate? Again, I think the context is that some of us learnt about how dead viruses, inactivated viruses used to make the vaccine. So do we need to isolate after vaccination? Dr. Neeru, I'm afraid we're not able to hear you. We'll just have to check the audio at our end also. Yes, I think mute हो गया. Yeah, let me take the same question to Dr. Prashun Chatterjee if you would like to respond to it, sir. Right. See, point is vaccination. I didn't get your question. Question is vaccine लेने के बाद isolate करना चाहिए क्या नहीं? जी, just by taking vaccination, does one need to isolate when one goes home? No, not at all. Vaccination लेने के बाद immune system आपको generate होने के लिए you need 2 weeks time. That is known, already known. But why should we isolate ourselves for after vaccination? If you have no symptom, nothing is there. Right, right. ओके, डॉक्टर नीरू, आप हमें सुन पा रही हैं? डॉक्टर नीरू, आप हमें सुन पा रही हैं? आपकी आवाज मैम अभी तक नहीं आ रही. मुझे लगता है कि आपका अभी भी नहीं आ रही. यस, अब आ रही है मैम. आपका इधर म्यूट हो गया था. सवाल लगातार आ रही है मैम, और अगला सवाल जो है वो ये पूछा जा रहा है मास्क को लेकर. अभी भी कुछ लोग ये डाउट में हैं कि जिन लोगों ने दोनों ही डोज वैक्सीन की लगवा चुकी हैं या लगवा चुके हैं जो लोग, उनके मन में ये सवाल है कि अब तो मैं फुल्ली सेफ हूं कोरोना से, क्या मैं अब मास्क हटा सकता हूं जब मैं कहीं घर से बाहर निकलूं? तो देखिए, मास्क लगाने का पर्पज ये है कि आपको इन्फेक्शन ना हो. वैक्सीनेशन आपने करवाया है, लेकिन वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 70 to 80% है. तो अभी वैक्सीन आपके इंटेंसिटी ऑफ इन्फेक्शन को कम कर सकता है, लेकिन मास्क, हेलो, यस Am I मैम, audible? यस. हाँ, लेकिन मास्क जो है आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है. तो अभी मास्क हटाने का टाइम नहीं है. अभी हमारे हर्ड इम्यूनिटी इस लेवल तक नहीं आई है कि हम अगर मास्क हटा भी देंगे तो हमारे को कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगा. तो फिलहाल आपके, और क्योंकि अभी थर्ड वेव का अभी हमें पता नहीं, हो सकता है कि थर्ड वेव भी आए, तो बेटर, और वो इस वैक्सीन के लिए वो इतना इफेक्टिव, ये वैक्सीन उसके अगेंस्ट इतना इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये भी अभी हमें नहीं पता है. तो इसलिए अभी मास्क ना हटाएं, उसको कंटिन्यू करें. Right. Okay. Dr. Gupta, on Facebook, Shyam Sundar is asking if my IgE level, which I understand is an antibodies count test, level is higher side, can I still get vaccination for COVID-19? If you can also explain, sir, how is it related to getting a vaccine? IgE is related to the allergic situation, and when this antibody is increased in the body, so it is related to the allergic situation. Now, the vaccine and allergy, any kind of allergy can increase the IgE level. ये तो एक बात थी. दूसरी बात है कि इसमें वैक्सीन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए. देखिए, यहाँ मेरा ये कहना है कि वैक्सीन के कंपोनेंट से अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो उस अवस्था में वो वैक्सीन नहीं लगवा सकता. यहाँ पर अंडर मेडिकल सुपरविजन ही कैन ऑलवेज टेक द वैक्सीन. ओके. डॉक्टर चटर्जी, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कि WHO और एम्स ने एक सीरो सर्वे कराया है, और उस सीरो सर्वे में ये कहा जा रहा है कि देश के लगभग 60% से ज़्यादा लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है. इस हवाले से मेरा ये सवाल है कि क्या जो लोग इस न्यूज़ को पढ़े होंगे, जाने होंगे,
इसके फर्स्ट तो इसका कि मतलब क्या है हर्ड इम्यूनिटी का, और हर्ड इम्यूनिटी अगर 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन में डेवलप हो जाती है इम्यूनिटी, तो इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं, क्या कुछ इसका मतलब है? जी देखिए, हार्ड इम्यूनिटी ये होता है कि एक कम्युनिटी जब इम्यून हो जाता है कोई वायरस के अगेंस्ट में, मतलब वो वायरस और हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सो ये कब होता है, एक कम्युनिटी में 100 लोग अगर सपोज है, उसमें से सबको हमने टीका नहीं लगाया, लेकिन सपोज 60% लोगों को हमने टीका लगाया है और उसके इफेक्ट में बाकी लोग भी उस वायरस के अगेंस्ट में उनके शरीर में एंटीबॉडी आने लगे हैं। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हार्ड इम्यूनिटी। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था इन केस ऑफ पोलियो वायरस, यू नो दैट। सो डेफिनेटली अगर कोई कम्युनिटी में 60% से ऊपर लोगों को हार्ड इम्यूनिटी जनरेट हो गई है, that community is comparatively, I will say, safe against that virus, but that does not exclude that we will start behaving like a normal. It is not normal. मैं पिछले वाला क्वेश्चन जो आपने मैडम से पूछा था, मैंने स्टार्ट भी किया था वैसे कि मैं 2 बार वैक्सीन ले चुका हूँ। I have immune system, good immune system. I have antibody, but still I developed COVID, and it was comparatively moderate variety. सो वैक्सीन लेने का फायदा यही है कि हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, आपको सीवियर डिजीज नहीं होगा। सिमिलरली हार्ड इम्यूनिटी से भी चांस यही रहेगा, ओवरऑल मोर्टेलिटी एंड केस फैटेलिटी कम होते जाएगा। बट ऑल ऑफ अस जिनका क्राइटेरिया वाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है शुड बी वैक्सीनेटेड। नहीं, मेरा सवाल डॉक्टर गुप्ता आपसे है, इसी से संबंधित डॉक्टर गुप्ता की अगर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, जो रिपोर्ट आई है WHO और एम्स के ज्वाइंट सर्वे में, सीरो सर्वे में, इसका मतलब ये कि अब 60% से ज़्यादा लोग अगर उनकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, तो क्या ये माना जाए कि जो थर्ड वेव की बात की जा रही है अगर वो आती भी है तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी लोगों को जितना कि सेकेंड वेव ने किया? अगर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर गई है, उसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि फिर ट्रांसमिशन जो है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे वो इफेक्टिवनेस, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है इन्फेक्शन की। ये बात तो सच है। और ये कह देना आज की डेट में कि 60% आ गई है, ये अभी हम लार्जर इंटरेस्ट में इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अभी जो हम लोगों का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हमें अभी कंटिन्यू रखना चाहिए एंड लेट द मोर स्टडी कम। और उसके बाद ही हम लोग को इसको कंक्लूसिवली ये कहना चाहिए कि अब हम सेफ हैं एंड वी कैन ओपन अप एवरीथिंग। Right. So let's connect with another caller on the phone line from Jammu. Abhishek is with us. Abhishek, welcome to the program. Thank you, sir. Hello, Abhishek. Your question, आपका सवाल पूछें, please. Sir, first of all, I will appreciate the efforts of all doctors who are working day and night for saving the patients. And my question, basic question is that a lot of products are coming in the market in the name of improving the immune system. But what is the basic things we should eat in our home to improve our immune system? For example, diet changes. What should we eat to improve the immune system? Right. Dr. Neeru Agarwal, if I can bring that question to you, ma'am. A lot of concerns about immune system in terms of diet and on the shelf products. What would you advise, ma'am? So a normal healthy person has a good immune system, so they have a tendency to fight with any infection, and that's the reason most of us do not have infections. But to boost the immunity, if you are taking fresh fruits, vegetables, fresh vegetables, and a normal healthy diet, this is good enough to boost the immunity. And all these things that they are coming up with one or other product, these are all marketing gimmicks. I would not suggest you to go after them. I would suggest you take healthy food, good milk, curd, tea, and all fresh fruits and vegetables. They are going to boost your immunity. People who tend to go for long fasting and they try to avoid the usual homemade food, they actually fall prey to all these immunity-related things. Right. On that, Dr. Neeru Agarwal, ma'am, there's also been a lot of use of multivitamins, vitamin C in particular during the COVID time, news about it helping gain immunity. How safe is it to just take it without a doctor's advice? Vitamin C, it is an antioxidant. So the food that we contain, it has vitamin C in it. So it is normally not necessary to take it.
So it's just for the sake of everybody is writing, so people started writing vitamin C. But if you take a normal, suppose you are taking an orange a day, you don't have to take vitamin C for this. So this is how our natural food actually covers for everything, and probably over the time, over the years, these foods and these habits have developed according to the requirements of our body. So if during COVID, yes, people have taken vitamins and all, but if you feel you are not able to take a healthy diet, you are not able to take your normal meals, you can add these vitamins into your diet, but not on regular basis. They are not going to improve your immunity. Second thing is vitamin C and vitamin B complex. If they are surplus in our food, they are actually excreted by our body. That means body will take whatever is required. Rest of the things would go in, they would be excreted. So even if you take these vitamins in higher quantities, they are not going to be retained in our body. Right? So there is no point in taking any extra products for that. ओके मैम, जैसा कि हमने कहा कि बहुत से सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं कोविड के डर की वजह से, बहुत दिनों से वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, और कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऐसे लोगों में अब विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और जो हड्डी से संबंधित जो बीमारियां हैं वो उनमें ज़्यादा प्रिवेल कर रही हैं। ऐसे में क्या कुछ सजेशन होगा, क्या कुछ सलाह होगा उन लोगों के लिए? आपकी बात सही है कि बहुत टाइम से ये लोग नहीं जा पा रहे हैं बाहर, और डेफिनेटली विटामिन डी इंडियन सिनेरियो में हमने देखा है कि ये डेफिशिएंसी वैसे भी प्रेवलेंट है। तो विटामिन डी प्रिपरेशन वो ले सकते हैं, मिल्क का इंटेक वो बढ़ा सकते हैं, कैल्शियम अपने डाइट में वो साथ में ऐड कर सकते हैं, और अगर उन्हें आपके घर में सनलाइट आते हैं तो 1-2 घंटा सनलाइट में बैठ के स्पेशली मॉर्निंग एंड इवनिंग में उसको कवर किया जा सकता है। लेकिन विटामिन डी लेने में, और स्पेशली ओल्ड एज में जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, विटामिन डी उनको हेल्प कर सकता है, एंड दे कैन टेक ऑन रेगुलर बेसिस बट नॉट ऑन डेली बेसिस। आई वुड सजेस्ट द डेली रिक्वायरमेंट इज ओनली 800 यूनिट्स पर डे। तो इसका मतलब यह है कि जो 60,000 यूनिट्स का हमारा एक कैप्सूल होता है विटामिन डी का, वो एक्चुअली 2 से 3 महीने के लिए काफी है। डेली लेंगे तो उनका कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाएंगे, उससे जो है और दूसरी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होंगे, जैसे कि वेसल्स के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन होना, और बहुत ज्यादा कैल्शियम हार्ट के लिए भी बहुत हेल्दी नहीं है। ओके, एक व्यूअर भी इस वक्त कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं पुणे से, नफीसा तालावाला जी हैं। डॉक्टर नफीसा, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे अब 1 अप्रैल को हुआ था कोविड, और उसके बाद मुझे ये खांसी आती है और सीने में दर्द होता है। स्टेट सोने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टर्न होके सोती हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि खाना हजम नहीं हुआ, वैसे वापस आता है, पाइप में वैसे लगता है। तो मुझे ब्लॉकेज का कि वैसा तो प्रॉब्लम नहीं? डॉक्टर गुप्ता, जो बता रही हैं आप मुझे, ये एक तरीके की रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस कहते हैं, और आपने स्वतः बताया कि आपको एक ड्राई कफ होता है और साथ में पेट में जलन भी होती है। तो मेरा मानना है कि आप कॉम्बिनेशन में पेंटाप्रोजोल डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन आता है, जो कई ब्रांड्स में मार्केट में अवेलेबल है, मैं ब्रांड्स का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, और वो आप एक रोज सवेरे खाली पेट अगर देंगी तो आपकी ये बीमारी, और इसको करीबन 6 हफ्ते देना होगा रोज सवेरे खाली पेट, एक गोली रोज, तो उसमें आपकी ये जो परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद ना लेते। तीसरी बात ये है कि अपना जो सोने का सैया है उसका हेड एंड एक ईंटा लगा के थोड़ा सा अगर ऊपर उठा लें हेड एंड वाली साइड में, जो नीचे के पाए होते हैं, तो उससे रिफ्लक्स जो है रात में कम होगा। ये अक्सर जो है पेशेंट्स ऐसे कंप्लेन करते हैं जब वो लेटते हैं और उनको लेटने के बाद जो है हल्का सा रिफ्लक्स होता है, इस तरह की परेशानियां होती हैं। तो इसके लिए यही एक उपाय है, साथ में संतुलित आहार करें और खाना खा के तुरंत ना लेते। Right. Just a gentle reminder to all our viewers, you're watching this program live, so you can call us on the number that we are flashing on the screen. It's 23387031. It's a Delhi number at the 011 code. And we're also live on Facebook. You can post your questions in the live broadcast on Facebook. Dr. Prasoon Chatterjee, we were talking about good diet during the time of COVID to get the nutrition. If we talk about senior citizens in particular, the restrictions within which they've had to stay because of lockdowns,
what would you suggest would be an appropriate diet for them? What particular dietary precautions should they be taking? Because a lot of complaints about bloating, about indigestion that is being reported. How should one go about it, sir? राइट सी इसमें डाइट के साथ और एक चीज मैं कहूँगा, इम्यून सिस्टम की बात हो रहा था, तो आई जस्ट हाईलाइट वन मोर पॉइंट. इम्यून सिस्टम कभी एक दिन में नहीं बिल्ड होता है, तो ऐसा कोई दवाई तैयारी हो ही नहीं सकता जो एक दिन में हमारा इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दे. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइक लाइफ लॉन्ग योर प्रैक्टिस. सो इम्यून सिस्टम बिल्ड करने के लिए डाइट के साथ साथ हमें एक्सरसाइज के भी ऊपर थोड़ा ध्यान देना है. सो सिमिलरली फॉर एल्डरली पीपल, दोज हु आर स्टेइंग एट होम, एक तो देखिए सीनियर सिटीजन एज सच, कोविड और विदाउट कोविड, दे नीड मोर प्रोटीन. जो हमारा वेजिटेरियन प्रोटीन जैसे पनीर है, हो गया चने, हो गया चीज, हो गया नॉन वेज में तो बहुत सारे चीजें, मोस्ट ऑफ द नॉन वेज फूड हैज प्रोटीन, तो दे हैव टू टेक मोर प्रोटीन, क्योंकि बहुत दिन घर में रहने के कारण उनका मसल भी वीक होते जाता है, जिसको हम मेडिकली सार्कोपेनिया एंड फ्रेलिटी कहते हैं. दैट इज वन ऑफ द प्रिकर्सर ऑफ एजिंग एक्चुअली. तो उसको हमें थोड़ा ध्यान देना है. लेकिन खाना खा के ब्लोटिंग होना जो आप, और इंडाइजेशन होने का, दिस इज वन ऑफ द कॉज कि वो लोग अभी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बाहर नहीं जा पा रहे. तो घर के अंदर जितना भी आपके पास जगह है उसमें आप बैलेंस एक्सरसाइज करिए. उसमें वॉकिंग होना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा वेट, हल्का वजन उठाना जरूरी है, जिसे हम रेजिस्टिव एक्सरसाइज कहते हैं. और जरूर थोड़ा योगा वगैरह आप करिए, जो भी आपको ठीक लगे. लेकिन वी हैव टू मूव आवर बॉडी एंड मसल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके साथ साथ हैप्पीनेस भी बहुत जरूरी है. नहीं तो आप खुश नहीं रहेंगे तो आपका खाना भी हजम नहीं होगा. देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्ट विद दिस टू. और खान पान में आपको रफेज मतलब जो खाने से हमारा कंस्टिपेशन नहीं होता, लैट्रिन साफ होता है, साग सब्जी, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स, उसमें भी ध्यान देना है. और जैसे मैडम ने पहले भी कहा है, वी शुड टेक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एज अवेलेबल, व्हाटएवर इज अवेलेबल टू यू. आप फ्रूट्स लीजिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है, वो भी आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है. बिल्कुल डॉक्टर चटर्जी, तो हेल्दी खाना खाएं ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो और भी स्ट्रांग होता चला जाए. हमारे साथ एक कॉलर भी इस वक्त जुड़ गए हैं, भोपाल से हमारे साथ हैं हर्ष पांडे जी. हर्ष जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. सर, मुझे फर्स्ट अप्रैल को वैक्सीनेशन हुआ था कोविशील्ड, और 17 अप्रैल को मुझे इन्फेक्शन हुआ और मैं 30 को ठीक हुआ. तो अभी मुझे सेकेंड डोज कब लगवानी है, और क्या मैं इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट कराऊं जिससे पता लगे, क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है. इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ओके, डॉक्टर गुप्ता, आप जवाब देना चाहेंगे? जी हाँ, आप 3 महीने के बाद ही जो है अपनी सेकेंड डोज लगवा सकते हैं, पहली बात. और दूसरा ये है कि आपको कोई इम्यूनोग्लोबिन ना तो कोई टेस्ट कराने की आवश्यकता है. आप हेल्दी डाइट में, हेल्दी लिविंग के साथ रहें. और जो गाइडलाइन है, करंट गाइडलाइन, वो ये कहती है कि आप सेकेंड डोज 3 महीने के बाद ही लगवाएं. अगर आपको इन्फेक्शन ठीक होने के बाद या इन्फेक्शन होने के बाद? हाँ जी, इन्फेक्शन की जो भी डेट आपकी, मान लीजिए आप 10 तारीख को टेस्ट पॉजिटिव आया आपका, उससे 3 महीना आप लोग. अच्छा, ठीक, थैंक यू. Right. Let's take a question that has come on Facebook. Sanjeev Taneja is asking, Dr. Prashun Chatterjee, I'll bring that question to you. Date 10th of May, my father, 84 years old, got vaccinated for Covaxin. On 15th of May, he got herpes. After taking medicine now, he's okay. And now second dose is due. Is it advisable to take the second dose given the health condition and age? He's a heart patient and also diabetic. Please advise. देखिए, एक्यूट इन्फेक्शन में हम वैक्सीन रेकमेंड नहीं करते. हार्पिस, ओबियसली हार्पिस हुआ है मतलब ही इज इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, लिटिल बिट ऑफ इम्यूनो कम्प्रोमाइज इज देयर, बट 80+ आर मोर प्रोन फॉर हार्पिस. सो अगेन you should not correlate this two condition. Herpes अभी heal हो गया, he is not in acute stage, so you should go for vaccine. All the more he should take more, he should be definitely vaccinated because his immune system is not that strong. हमारे देश में herpes के वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन most of the developed nation they give routinely herpes vaccine after 80. So आप जरूर वैक्सीन दीजिए पापा. ओके, डॉक्टर नीरू, कुछ सवाल सोशल मीडिया के जरिए ये भी आ रहा है कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, क्या उनका डायरेक्ट रिलेशन वैक्सीनेशन से है या फिर नहीं है. जो क्वेश्चन है कि वैक्सीनेशन के बाद सचिन प्रजापति का ये क्वेश्चन है कि उनके ब्लड प्लेटलेट्स में इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो क्या कोई डायरेक्ट कनेक्शन होता है या फिर नहीं होता है? जी, वैक्सीन ये जो है डेड वायरस है, दिस इज इनएक्टिवेटेड वायरस.
तो इसका डायरेक्ट प्लेटलेट से कोई लिंक नहीं है। वैक्सीन डेफिनेटली जब हमारी बॉडी में जाता है तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, तो प्लेटलेट इंक्रीज करने का तो कोई इससे लिंक ही नहीं है। आई जस्ट डोंट नो व्हाई इज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि क्या उनके प्लेटलेट्स कम रहते हैं या कोई उनको परेशानी है जिसकी वजह से वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उनके ब्लड प्लेटलेट्स कम हैं और वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद बढ़ नहीं रहे हैं। उनके मन में ये है कि कोई वैक्सीनेशन से इसका कोई लिंक नहीं है, वैक्सीनेशन का इससे बिल्कुल कोई लिंक नहीं है। लेकिन उनका किस रीजन से प्लेटलेट कम है, कि कोई लिवर डिजीज है या कोई ब्लड का कोई और डिसऑर्डर है जिसमें प्लेटलेट कम होते हैं, इनको उसके लिए इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। और वैक्सीन के लिए भी अगर प्लेटलेट एक लिमिट के अंदर है तो ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, वैक्सीनेशन को इनका सेकेंड डोज भी लगवा सकते हैं, तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर कम हो रहे होते तो डेफिनेटली इन ये जो आपके नियर बाय फिजिशियन या डॉक्टर हैं आपके, आप उनसे कंसल्ट करिए कि कोई और बीमारी तो साथ में नहीं है इनको। जी शिव कुमार जी हैं फोन पे हमारे साथ उत्तर प्रदेश से। शिव कुमार जी स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है सर, मेरा बेटा है जी, उसका 1 महीने पहले 1.25 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था स्कूटी से, तो उसके राइट पैर में जो है प्लेट पड़ी है और स्क्रू पड़ा हुआ है, अब वो सही है, लेकिन एंटीबायोटिक अभी उसकी हल्की हल्की चल रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बीच में उसको वैक्सीनेशन ले लें या अभी और उसको सही हो जाने के बाद। क्या एज है आपके बेटे की शिव कुमार? अबाउट 30 ईयर्स। अबाउट 30 ईयर्स, ओके। डॉक्टर गुप्ता आप बताना चाहेंगे? जी नहीं, क्यों नहीं, कोई एक्टिव इन्फेक्शन तो है नहीं, तो ही कैन ऑलवेज गो फॉर द वैक्सीनेशन। ओके, तो शिव कुमार जी आप बिल्कुल वैक्सीनेशन लगा सकते हैं अपने बेटे को। डॉक्टर गुप्ता, देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट हैज कम। ब्लैक फंगस को लेकर काफी कंसर्न्स है, रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं कि उसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है लोगों पर। तुषार सिन्हा इज आस्किंग हाउ डू वी अंडरस्टैंड, हाउ डू वी डायग्नोस म्यूकोमाइकोसिस? इज एवरी साइनसाइटिस कंडीशन mucormycosis? No, every sinusitis is not a mucormycosis. Firstly, I must tell you there is a set of symptoms. Initially, the patient can come to you as a toothache, eye reddening, swelling, bulging of one eye or second eye also, some kind of a headache, persistence of the headache, and इसके background में patient को कोविड हुआ हो, और कुछ ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जिसमें कि एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट रहते हैं और उनको डायबिटिक भी होते हैं वो, और उन लोगों को बाद में म्यूकोरमाइकोसिस हो जाती है। ये राइजोपस नाम का एक फंगस होता है एसेप्टिक, वो एक ब्लैक रंग का ह्यू देता है। दैट इज वाई कॉमन लैंग्वेज में इसको हम लोग ब्लैक फंगस के नाम से जानने लग गए हैं, लेकिन हमारे मेडिकल लिटरेचर में इसको कोई ब्लैक, येलो और व्हाइट फंगस के नाम से नहीं जाना जाता। पहली बात तो ये। तो इस तरीके से इसकी एक क्लिनिकल डायग्नोसिस हो सकती है कि ये साइनो ऑर्बिटल हो सकता है, यानी कि हमारे साइनस और ऑर्बिट्स में साइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल भी हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल भी हो सकता है, स्किन में भी हो सकता है, इस तरह और मिसलेनियस वैरायटीज में भी जा सकता है। तो उसके 5-6 वैरायटीज में इस तरह का इसका प्रेजेंटेशन होता है। तो कभी कभी पेशेंट आएगा आपके सामने जो जिसके कि दाढ़ में दर्द होने लग जा रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है, तो वो स्प्रेड कर रहा होता है, आंख लाल हो रही है, बार बार आंख लाल हो रही है, कोई ड्रॉप डलवा दी किसी ने। लेकिन इस तरह की सिचुएशन जब आए तो आप अपने कंसर्न डॉक्टर को दिखाएं, वो इसकी डायग्नोसिस देख करके बना सकता है। और इसमें डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल डायग्नोसिस के साथ साथ में हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं, जिससे कि हम लोग फंगस की केयर्स माउंटेन करके उसकी साइड बना करके देख लेते हैं, एंड देन सब्सिक्वेंटली उसकी आइडेंटिफिकेशन किया जाता है दूसरे मेथड से। तो इस तरीके से हम लोग इसकी डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट। और ये बात जानना जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति को म्यूकोरमाइकोसिस हो रही है तो आप उसके लिए डिले ना करें, इमीडिएटली आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो उसका उपलब्ध है वो उसको कराना बहुत जरूरी है। जी सर, उसी पॉइंट पे डॉक्टर गुप्ता, टाइमली डायग्नोसिस का कितना महत्व है? क्योंकि काफी डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स आती हैं कि आईज को रिमूव करना पड़ा क्योंकि म्यूकोमाइकोसिस का केस था, और दूसरी बात कोविड के समय है जिसमें बहुत इन्फेक्शन स्पीड में फैलता है, तो क्या ब्लैक फंगस भी इन्फेक्शियस है? कैसे ये स्प्रेड करता है लोगों में? नहीं, देखिए ये जानना जरूरी है कि ये इन्फेक्शियस तो इस तरह से नहीं है कि हम बगल में बैठ गए तो हमको हो जाएगा।
इट इज नॉट ए कंटेजियस एज। ये हो क्यों रहा है ये भी समझना है, क्योंकि एक ये मीडिया में खबरें आने लग गई और कि ये स्टेरॉयड की वजह से हुआ, किसी ने ये कहा कि ऑक्सीजन की वजह से हुआ। तो ये एक भ्रामक बातें थी। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि मोटे तौर पर साइंटिफिक हमारी जो कम्युनिटी है वो ये समझती है कि ये क्यों हो रहा है। डायबिटीज की बैकग्राउंड में खासतौर से ऐसे पेशेंट जिनकी डायबिटीज बैकग्राउंड है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रही है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो इनमें क्या होता है कि कोविड-19 वायरस में एंजियोइंजिनाइटिस कर देता है, यानी कि ब्लड वेसल के अंदर इंफ्लेमेशन करके उसको ब्लॉक करता है, तो आगे एक नेक्रोस टिश्यू पैदा हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाती है, डेड टिश्यू हो जाता है। वहां पर ये जो है फंगस ग्रो करती है। ये कॉमन फंगस आप देखेंगे कि जो डबल रोटी रखी हुई है वो काली पड़ जाती है, आपने फ्रिज की जो गैस्केट होती है वो भी ब्लैक हो जाती है। तो ये एनवायरनमेंट में बड़ी कॉमनली रहती है, तो कोई ये नई चीज नहीं है। स्टेरॉयड से और ये कह देना कि स्टेरॉयड से तो हम लोग के पास ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हम लोग सालों साल स्टेरॉयड देते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं होता। लेकिन कोविड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो ये निश्चित तौर पे हम लोगों को सबको ये अब समझ चुके हैं कि ये हमारी एंडोथेलियाइटिस करता है और अंदर वाली जो वेसल की जो अंदरूनी लेयर होती है उसमें इन्फ्लेमेशन करता है, और इसी तरीके से वहां पर क्लॉटिंग होने लग जाती है, और क्लॉटिंग होने की वजह से ब्लड सप्लाई उस और टिश्यू में जाना बंद हो जाती है, और जिसकी वजह से वो डेड टिश्यू होता है, नेक्रोस हो जाता है और म्यूकोरमाइकोसिस डेवलप हो जाती है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे संस्थान के अंदर जो हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस के करीबन हमने अब तक 200 पेशेंट्स हम लोगों ने एडमिट किए, और हम लोगों ने ये पाया कि 80% से ज्यादा 90% के आसपास ये सारे पेशेंट जो हैं नॉन वैक्सीनेटेड थे। इन्होंने एक भी डोज वैक्सीन की नहीं ली थी पहली बार, और जो बचे थे 10% उसमें से किसी ने एक वैक्सीन लिया है, एक डोज, और दूसरी वैक्सीन की डोज वो नहीं लिए। मेजॉरिटी ऑफ देम में हम लोगों ने ये पाया कि यहाँ 70% से ज्यादा पेशेंट जो हैं वो डायबिटिक थे, उनको और भी बीमारियां थी, जिसके चलते ये जो राइजोपस नाम का जो फंगस है उसके अंदर एक और विशेष बात होती है कि उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से वो शुगरी मीडिया के अंदर आराम से जो है ग्रो करता है। तो इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ज्यादा बहुतायत में देखा गया जिनको की बैकग्राउंड में कोविड रहा। अब यहाँ ये कह देना कि नॉन कोविड पेशेंट्स में, तो ये मेरा मानना है कि नॉन कोविड करने से पहले, किसी को डिक्लेयर करने से पहले हमें पहले कोविड की एंटीबॉडी टेस्ट करके देख लेना चाहिए, जिससे कि हम लोग को ये अंदाज लग जाए कि इसको पास्ट में इन्फेक्शन जो हुआ वो एसिम्प्टोमेटिक था और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी शरीर में है, तो वो एक तरीके से इनडायरेक्टली हमको ये बता देगा कि ये पेशेंट भी पास्ट में कोविड से ग्रसित हुआ था। अच्छा, हमारे साथ फोन लाइन पे एक इस वक्त कॉलर भी जुड़ गए हैं, राकेश हैं, जो कि गुजरात से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है। जी जी जी, वैक्सीनेशन हो गया है, मगर उसके बाद जो सावधानी का हमको बताया गया है, दिखाया गया है, लेकिन फूड का जो है खाना किस तरह से खाना चाहिए, कौन सा आहार लेना चाहिए? ओके, अगर आप इस प्रोग्राम को अभी देख रहे होते कुछ देर पहले, तो हमने डाइट पे ही हमने चर्चा की थी। डॉक्टर चर्चा फिर भी एक बार इनकी जानकारी के लिए बता दें, डाइट को लेकर ये पूछें किस तरह के आप डाइट राकेश जी नॉर्मल रखिए, वैक्सीन के बाद अलग से कोई डाइट की को लेकर चिंता नहीं करना, नॉर्मल डाइट, घर का खाना डाइट लेना है, बट हाइड्रेशन को जरूर मेंटेन करिए। एक पानी घर के अंदर रहता है तो पानी कम पीने का एक टेंडेंसी रह जाता है, पानी या लिक्विड एनी फॉर्म, हाइड्रेशन को एडिक्वेट रखिए, प्रोटीन खाना ज्यादा लीजिए। बट हाँ, आपको अगर कोई खाने में एलर्जी है, किसी किसी को एग एलर्जी है, किसी किसी को अदर नॉन वेज फूड में एलर्जी होता है, वेज फूड में, दैट एलर्जी यू अवॉइड, बिकॉज दैट में ऑल समटाइम्स मिमिक की मैंने वैक्सीन लिया इसलिए मुझे ये हुआ, दैट शुड क्रिएट अ कंफ्यूजन। सो अदरवाइज वैक्सीन के बाद खाने का कोई परहेज की जरूरत नहीं है, और इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव फूड फ्रॉम होम ओनली, घर का ही खाना खाइए। Right. On the hydration part, Dr. Neeru Agarwal, if you can also tell us a little more. These are also summer months in most parts of the country. How significant, how important is it to stay hydrated before and after vaccination? हाइड्रेशन इन जनरल नॉर्मल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। वैक्सीनेशन हो या ना हो, इनफैक्ट कोविड के लिए वैक्सीनेशन होना जरूरी है,
तो वाटर का इंटेक इन जनरल नॉर्मल बॉडी के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप, जैसे डॉक्टर चटर्जी ने अभी बताया कि अगर आप अच्छे से वाटर इंटेक आपका है और जब उससे क्या है आपके टॉक्सिन्स अच्छे से फ्लश आउट होंगे, आपका जो है ब्रेन आपका ज्यादा एक्टिव रहेगा, आप खुद अलर्ट ज्यादा रहेंगे, आप एक्टिव फील करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, आप अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज अच्छे से कर सकते हो, आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा, आपका हैप्पीनेस क्वेश्चन बेटर होगा। तो ये हाइड्रेशन इस वे में सारे सिस्टम को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। ओके मैम। डॉक्टर गुप्ता, आप जब ब्लैक फंगस की बात कर रहे थे और जब हम इस टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं ग्रीन फंगस को लेकर। हमने ब्लैक फंगस की बात की, वाइट फंगस, येलो फंगस, अब ग्रीन फंगस का मामला आया है सर, और देश का वो पहला केस है, मध्य प्रदेश के इंदौर से आया है, और उस पेशेंट को जो खबर आ रही है मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में भी शिफ्ट कर दिया गया है ग्रीन फंगस को लेकर। कितना हैवॉक, कितने डर की ज़रूरत है, लोग डरे हुए हैं इस फंगस को लेकर, और क्या आपके पास जानकारी है कि कितने ये खतरनाक हो सकते हैं इस तरह के फंगसेस? जो वाइट फंगस की बात हो जाती है, अब नया ग्रीन फंगस भी आ गया। देखिए, एक बात तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जो ब्लैक फंगस है ये एक मिसनोमर टाइप का, ये साइंटिफिक फोरम के अंदर हम लोग ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। अब वो ग्रीन कलर ह्यू आया है नेचुरली, ये नोमेनक्लेचर हमारी साइंस में नहीं है। हाँ जी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सी फंगस है। जो हम लोगों का सिंपल क्लासिफिकेशन होता है कि ये कैंडिडा है कि नॉन कैंडिडा है, फिर ए सेप्टेट है कि सेप्टेट है, तो इस तरीके से हम लोगों का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो वो ग्रीन फंगस जो बता रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन में कहाँ पर वो फिट हो रहा है जी। तो अभी ये कह देना कि ये बहुत खतरनाक है, नहीं खतरनाक है, फंगस इन इटसेल्फ इज वेरी खतरनाक, बहुत खतरनाक होता है हर आदमी के लिए। यूजुअली फंगल इन्फेक्शन को हम लोग इसको साधारण तौर पर नहीं लेते, लाइटली बिल्कुल नहीं लेते हैं, और हम लोग जो है एग्रेसिव मैनेजमेंट करते हैं जब भी कभी कोई फंगल केस आता है हम लोग के क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो सर ये क्यूरेबल है, ये ठीक होने योग्य इस तरह की बीमारियां होती हैं? देखिए, अगर मैं सीधे तौर पे पहले हम म्यूकर माइकोसिस की ले लूं तो ये इसकी अगर आप डेटा शीट उठा के देखेंगे लिटरेचर में तो इसकी मोर्टेलिटी अगर नहीं ट्रीटमेंट करेंगे तो 100% है। ओवरऑल मोर्टेलिटी भी बहुत हाई है डिस्पाइट यू गिव द एम्फोटेरेसिन बी इन एप्रोप्रिएट डोजेस एंड फॉर एप्रोप्रिएट ड्यूरेशन ऑल्सो। तो इसमें जो हम लोग का प्राइमरी मैनेजमेंट यही होता है कि अगर कहीं पर हमें डिबल्क करना है, डिब्राइडमेंट करना है, इमीडिएटली हम पहले डिजीज प्रोसेस को जो है डिबल्क कर लेते हैं, डिब्राइड करके, चाहे इनिक्लिएशन करना पड़ जाए, चाहे हमें और डिबल्किंग सर्जरी करनी पड़ जाए, एंड देन एप्रोप्रिएट डोजेज में हम इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी या ऑल्टरनेटिव ड्रग्स जो अवेलेबल हैं वो हम लोग देते हैं। और इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक होता है, 6 हफ्ते से 3 महीने तक तो हम लोगों को डोज वैसे ही देनी पड़ती है, एंड देयर आफ्टर वी हैव टू कंटिन्यू अप टू द 6 मंथ। तो कोई भी इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन इज डेंजरस। Okay. Dr. Prashant Chatterjee, if I can bring a question from Facebook to you. Ritu Batra is asking, my mother-in-law is RA positive, which is arthritis, I believe, and takes Methatrox once a week. She stopped it before 2 weeks of the first dose of vaccination. Now it is 2 weeks after the vaccination. Can she restart her medication? So this association of medications alongside the vaccination. Yeah. If he has already completed his vaccination, he should start methotrexate because his disease was under control with disease-modifying drug, that is methotrexate. But yes, before he starts the medicine, he should look for, there should not be any lung injury in any format. Again, methotrexate is also immune suppression. क्योंकि rheumatoid arthritis जो patient होता है उनका immune suppression थोड़ा heightened होता है, तो इसलिए अगर वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया, 2 हफ्ता से ऊपर हो गया, so they can start. And I will just add one more point regarding this various colorful fungus you are talking. See, ये fungal infection कोई नया चीज नहीं है ICU के अंदर में। कोई भी immune suppressed, especially in elderly, we get lot of fungal infection in ICU in our HDU facility.
So color, I think Corona has given lot of media coverage. So that for that reason, I think this green fungus is aspergillosis, which the case you are talking. Yes. So ये नया बीमारी नहीं है, किसी को भी लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड मिला है, इम्यून सप्रेशन है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डायबिटीज है, elderly patient they themselves are immunocompromised, so we get lot of fungal infection. Mucormycosis भी मिला है, aspergillosis भी मिला है, बहुत सारे other fungal hyphae fungus मिला है भी है, और हम treat भी करते हैं. Most important thing is you have to have the strong suspicion. You should not overdiagnose and you should not underdiagnose. So it has to be, and mostly in most of the ICU of this country, we are vigilant to find out any fungal infection and treat it right in right time. But yes, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, कभी-कभी आपको सर्जरी की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म लंबा इलाज की जरूरत होता है. If we miss, we'll miss the patient. That is important, but you should not be too much panicky that एक patient को aspergillus मिल गया. I'm sorry, I don't know why he has been taken from one MP to other place, because I think aspergillus could have been managed very well in that setup also. तो डॉक्टर चटर्जी, आपके कहने का मतलब कि जो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड म्यूकोरमाइकोसिस, ये आप कहना चाह रहे हैं? I will not say one component है, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरह से सब कुछ एक्सप्लेन किया है. इसमें बहुत सारे फैक्टर है, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन वर्क in the vicinity, and most of the hospital, especially in IM and AIMS, you know, we have a lot of construction work which is going on, and that is also a risk factor for fungal infection. So there are multiple risk factors there, but ultimate thing is your immune system. Okay. HIV patient will have, a diabetes patient is also immunocompromised patient, right? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, vaccinated नहीं है तो उनका immune system is more prone for COVID. And somehow we understood by this time this is a virus which is compromising our immune system in a very short span of time. Rapidly it is deteriorating our immune system. So that is the important that you have to understand. एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर गुप्ता. आकाश मिश्रा जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं. आकाश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. जी सर, मेरा नाम आकाश मिश्रा है जी, और मैं प्रयागराज से बात कर रहा हूँ. सर मैंने 2-3 साल पहले एक न्यूरोलॉजिस्ट के अंदर दवाई ली थी, तो उन्होंने सर हमें मना किया था. एक क्यूनोलोन नाम का कोई मेडिकल ग्रुप है सर, उस ग्रुप की दवाई लेने के लिए हमको मना किया गया था. तो क्या मैं ये कोरोना की वैक्सीन जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, इसमें मैं लगवा सकता हूँ? डॉक्टर गुप्ता जी हाँ, बिल्कुल लगवा सकते हैं. वो दवा इसलिए आपको मना की गई थी कि वो प्रोसीजर ड्रग है, और शायद आपको मिर्गी की बीमारी थी, और इसलिए उन्होंने जो है वो दवा आपको मना की गई थी. इससे वैक्सीन से इसका कोई संबंध नहीं है, आप बिल्कुल आराम से लगवा सकते हैं. हाँ, साथ में ये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जो नॉर्मल डोज है, जो अगर आप अभी भी एपिलेप्सी की दवा खा रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू रखें और आप आराम से जाकर के वैक्सीन लगवाएं. कोई इसमें शक और शुबा नहीं, प्लीज. अच्छा, ओके, धन्यवाद सर. Dr. Neeru Agarwal, in the last 5 minutes of the program, ma'am, if you could advise all our viewers, especially those with comorbidities, especially from the field that you look after, ma'am, what are the precautions one should take in terms of medications, in terms of the usual habits of taking care of one's health amidst vaccination? Right. I'll tell you 3 points. One is the people who did not have COVID, they should continue to use the mask. They should get vaccinated if they have already not done this. Second, patients who are on dialysis, they should follow all the precautions. Vaccination is not a contraindication in dialysis population. These people are immunocompromised and they need more than other people. Third point is the renal transplant patients. They don't have to stop their medications. In other conditions, maybe other autoimmune conditions, they might hold on to their medicines, but the transplant patients, once they are on immunosuppression, they should not even miss their doses. So they should continue with their medications. At the same time, they should receive their vaccinations. Sometimes the response of the vaccination in terms of immunity is not so good. So the studies are going on. Might be these people may require a 3rd dose of vaccination, but they should not hold on to it because the corona is much more dangerous than the vaccination or its side effects. ओके, डॉक्टर नीरू, और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में समय आज बस इतना ही है, और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा डॉक्टर प्रसून चटर्जी आपका, डॉक्टर नीरू अग्रवाल आपका, और डॉक्टर के गुप्ता, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और तमाम हमारे जो ऑडियंसेस हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया.
शुभेंदु। Absolutely. And with that, we've come to the conclusion of this edition of Dr. Speak. Remember, getting the right information from credible source for health, for COVID-19, for vaccination is absolutely essential. This is the aim and agenda of this program. We come to you every day at the same time in the afternoon. So if you missed getting your question answered today, join us tomorrow. Our medical experts will join us. A fresh batch will join us, and we'll get you the answers to all the queries. लेकिन शुभेंदु, मुझे लगता है वो जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वो देना जरूरी है कि देखिए अभी भी कोरोना का गया नहीं है, उसका खतरा अभी भी बरकरार है। इसलिए आप चाहे घर में रहें या घर से बाहर जाएं, आप मास्क जरूर पहनें। घर से जब भी बाहर जाएं 2 गज की दूरी बनाकर रखें और एक नियमित अंतराल पर, एक रेगुलर इंटरवल पे आप अपने हाथों को धोते रहें। आप कोरोना महामारी से बचकर रख सकते हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर 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 आप जाइए और अपने आप को वैक्सीनेट कीजिए, वैक्सीन की डोज लीजिए। आप यकीन मानिए आप जरूर इस महामारी से बचकर रह सकते हैं, खुद को भी बचाए रख सकते हैं, अपने परिवार को भी बचाकर रख सकते हैं। With that valuable message, we conclude this edition of Dr. Speak. नमस्कार। नमस्कार।